हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का कॉमिक विशेषांक कहर का पहला भाग। नई दिल्ली स्थित संसद भवन की तरफ बढ़ती है लग्जरी बस, जिसमें सवार थे भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए बहुत से महत्वपूर्ण विदेशी मेहमान, जिनकी सुरक्षा को तैनात थे 8 चुस्त दुरुस्त ब्लैक कैट कमांडो। सड़क के सीने को रौंदते टायरों को अचानक उस रेड लाइट ने चिंगाड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बस रुकने के साथ ही बस से कूदे मुस्तैद कमांडो ने बस को अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया। आठों आने वाली किसी भी खतरे से निपटने के लिए एकदम तैयार थे। खतरा चीते की मानिंद चौंकते कमांडो ने पलक झपकते ही खतरे को भांप लिया। फायर! तर 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 तर। गन की लिबलिबी दबी, गोलियां चली, लेकिन अफसोस एक भी गोली आने वालों तक ना पहुंचने दी उस रेत की दीवार ने। अरे, एकाएक रेत की ये दीवार कहां से बीच में आ गई? टिचू टिचू। रेत की वह दीवार कहां से आई थी, इसका पता वे कमांडो जान पाते अगर रेत से बने उन हथियारों ने उनकी समझ के साथ साथ उनके प्राणों को भी उनके शरीरों से ना निकाल लिया होता। खच आ, आ! उनकी प्रशंसा भरी नजरें उस वैन की तरफ घूम गईं। थैंक यू वेरी मच आंधी। हम जानते थे तुम्हारे होते हमें अपनी गनों को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैन में बैठे इस शख्स के अधरों पर मुस्कान खेल गई। फिर वे धड़धड़ाते हुए बस में प्रवेश कर गए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? बकवास मत कर और बस आगे बढ़ा। देख, ग्रीन लाइट हो गई है। हम हैं किलर आर्मी के सदस्य और हमें चाहिए 20 करोड़ रुपया अगले 2 घंटे में। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो बस में मौजूद 20 विदेशी मेहमान मौत के मेहमान बन जाएंगे। साथ ही एक चेतावनी, जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक हमारी बस इस शहर के विभिन्न रास्तों पर चक्कर लगाती रहेगी। बस को घेरने का प्रयास मत करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओह, लोमड़ी से ज़्यादा चालाक लगते हैं अपराधी। चलती फिरती बस को घेरने का सचमुच कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा सकता जिसका पता उन्हें तुरंत ना चल पाए। वैसे इस विषय में अब तक की हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? कोई खास नहीं सर। बस पर लगातार नज़र रखने के सिवा हम कुछ नहीं कर पाए। आखिर 20 जिंदगियों का सवाल है। पुलिस स्टेशन में आए नई डीसीपी रंगनाथ के चेहरे पर साफ नजर आने लगे परेशानी के भाव। ओह, इसका मतलब है किलर आर्मी की मांग मान लेने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। 20 करोड़ के सिवा कोई नहीं बचा सकता उन्हें। क्यों नहीं बचा सकता सर? मैं बचा सकता हूँ उन्हें। इंस्पेक्टर बने तुम बचाओगे उन्हें? यस सर। बस आप मुझे कोशिश करने का ऑर्डर दीजिए। इंस्पेक्टर, तुम शायद स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी कोई भी कोशिश उन्हें मौत के मुंह में भी ले जा सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से उनकी मांग मान लेने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन सर, उनकी मांग मान लेना भी तो जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर आज वे सफल हो गए तो कल फिर कोई किसी को अपने चंगुल में फंसाकर कोई मांग रख सकता है। और चूंकि हम उनकी मांग पूरी कर रहे हैं तो हमें उनकी मांग भी पूरी करनी होगी। इसलिए सर, मुझे एक कोशिश करने का मौका अवश्य दीजिए। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें ऐसा करने का आदेश नहीं दे सकता। तुम्हारी कोशिश से अगर किसी को कुछ हो गया तो हम सबकी वर्दी खतरे में पड़ जाएगी। ओह, इंस्पेक्टर विनय के रूप में मुझे कुछ करने का मौका नहीं दिया जा रहा। लगता है अब मुझे परमाणु बनकर कुछ करना होगा, लेकिन मेरी हिम्मत ने अभी जवाब नहीं दिया है। सॉरी। अब तुम जा सकते हो। मुझे इस विषय में उच्चाधिकारियों से बात करने के लिए अकेलापन चाहिए। उफ, डीसीपी साहब हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन मेरी हिम्मत ने अभी जवाब नहीं दिया है। मैं अपनी कोशिश को अंजाम ज़रूर दूंगा और ये काम मैं अब इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही करूंगा, ताकि सारी दुनिया देख सके कि कानून का रखवाला हर असंभव काम को संभव कर सकता है। इंस्पेक्टर विनय पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम में पहुंचा। बस इस समय कहाँ है और किस रोड की तरफ बढ़ रही है, मुझे सारी जानकारी दो। एक पल बाद ही माल रोड, रिंग रोड पर बढ़ती हुई बस ठीक 10 मिनट बाद माल रोड के पास से गुजरेगी। मेरे पास 10 मिनट है और इन 10 मिनटों में मैंने बहुत कुछ करना है। ठीक 10 मिनट बाद माल रोड पर। देखो दोस्तों, कैप्टन का प्लान कितना फूल प्रूफ है। पूरा प्रशासन हमें घेरने की सोच रहा है और हम सड़क पर दंदनाते हुए घूम रहे हैं। अब तो उन्हें हमारी बात माननी होगी, क्योंकि इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। अचानक चौंके सभी। अरे, सामने रोड पर तो एक एक्सीडेंट हुआ ट्रक लुढ़का हुआ है, जिसने रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है। बस रोको। बस रुक गई और एक ने संभाल लिया फ़ोन का रिसीवर। मैं पता करता हूँ कहीं पुलिस की कोई चाल तो नहीं। संबंध स्थापित होते ही पुलिस पर बरस पड़ा वह। हमने कहा था हमारा रास्ता बिल्कुल साफ रहे, फिर बीच में ये एक्सीडेंट कहाँ से आ गया? इस बारे में हमें पता नहीं था। इतने हैवी ट्रैफिक वाले शहर में कहीं भी कभी भी एक्सीडेंट हो जाना आम बात है। बकवास मत करो और ट्रक को रास्ते से हटाओ जल्दी। ओके।
तूफान की गति से घटनास्थल पर पहुंची पुलिस क्रेन पलटे हुए ट्रक को हटाने में जुट गई। इधर कोई और भी जुटा हुआ था अपने काम में। बस के रास्ते में एक्सीडेंट सेट करने की मेरी योजना काम कर गई। अब मैं आसानी से खुले गटर से निकलकर छिपकली की भांति बस के निचले हिस्से में से चिपक सकता हूँ। इधर पुलिस ने ट्रक को बस के रास्ते से हटा दिया था और फिर वह अपने रास्ते बढ़ गई थी, भागती बस के नीचे। हा 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 हा। किलर आर्मी के सदस्यों की आवाज़ें बस के ड्राइवर केबिन से आ रही हैं, इसलिए इस पोर्टेबल एस्टेलिन टॉर्च से बस के पिछले हिस्से में अंदर घुसने का रास्ता बनाने के लिए मुझे ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर विनय के हाथ में थमी वह विशेष एसिटिलीन टॉर्च बेआवाज बस के फर्श की छाती चीरती चली गई। कुछ पल बाद ही श्श, बस के अंदर पहुंच गया इंस्पेक्टर विनय। बिजली की तरह किलर आर्मी के सदस्यों पर टूटा। थाक! बेचारे किलर आर्मी के सदस्य समझ भी ना पाए कि उनका काल कब और कैसे उन तक पहुंच गया था। तर 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 तर। बाहर चलो, बाकी का हिसाब किताब वहीं होगा। इसी के साथ ड्राइवर ने बस भी रोक दी। बताओ, कहाँ है तुम्हारा मुख्य अड्डा? वैन आ गई। अब इंस्पेक्टर की खैर नहीं, अब ये कुत्ते की मौत मरेगा। उफ, ये इंस्पेक्टर तो काल का अवतार नजर आ रहा है। हम इनसे नहीं निपट सकते। इधर इंस्पेक्टर विनय, बताओ तुम्हारा मुख्य अड्डा कहाँ है? जवाब दो। तुम्हारे सवालों का जवाब विनय नहीं, मुझे मालूम है इंस्पेक्टर, लेकिन अफसोस है कि तुम मुझसे वह पता नहीं उगलवा पाओगे, क्योंकि उससे पहले ही आंधी तुम्हें रेत के ढेर में बदल देगा। आंधी नामक उस शख्स के हाथों से निकली उस रेत ने इंस्पेक्टर विनय तो बच गया। उफ, लेकिन उसका साथी नहीं बच पाया। ओ माय गॉड, उसकी रेत समाधि बन गई। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने इंस्पेक्टर, और अब ऐसी ही समाधि तुम्हारी भी बनेगी, क्योंकि इस तरह बंदर की तरह उछलकर तुम आंधी के कहर से ज्यादा देर नहीं बच सकते। उफ, इस बार बचने के साथ ही इंस्पेक्टर विनय ने निकाल ली अपनी रिवॉल्वर और टनाक। ओ, रेत का बवंडर छोड़ते तेरे हाथ में फिट यंत्र इस गोली के कहर से बच जाएंगे मुझे तो नहीं लगता। यंत्र से टकराई गोली का अप्रत्याशित परिणाम निकला। उफ, मेरे यंत्र से रेत नहीं निकल रही। गोली लगने से इसमें कोई खराबी आ गई है, जिसे ठीक करने में काफी समय लग सकता है, जबकि यह इंस्पेक्टर मुझे संभलने नहीं दे रहा, इसलिए फिलहाल भलाई यहां से भाग खड़े होने में। थाक! दूसरे ही पल आंधी एक तरफ खड़े अपने साथियों से मुखातिब होकर चीखा, दबोच लो इस इंस्पेक्टर को। थाक! मुझे दबोचने से पहले अपने थोबड़ों को दबोचो जो खून उगल रहे हैं। भाग! पल भर के लिए इंस्पेक्टर विनय किलर आर्मी के सदस्यों से उलझा था। उसी पल का आंधी भरपूर फायदा उठा गया था। ओह, आंधी भाग रहा है, लेकिन मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनसे उलझा हुआ हूं। तड़ाक धड़! लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं बचा रहेगा। इनके अड्डे का पता उगलते ही मैं उसे और उनके बॉस को धर दबोचूंगा। थाक थाक! किलर आर्मी के सदस्यों ने अपने अड्डे का पता नहीं, कुछ और ही उगला। नीले झाग? ओह, इसका मतलब इन्होंने अपने मुंह में पोटेशियम साइनाइड के कैप्सूल छिपा रखे थे। अपराधियों का एक बहुत बड़ा गैंग हाथ आते आते निकल गया। ठक! अपराधियों के हाथ से निकल जाने से झुंझलाया इंस्पेक्टर विनय इस बात से खुश था कि उसने विदेशों में भारत की नाक कटने से बचा ली थी, और इस बात ने इंस्पेक्टर विनय को खूब वाहवाही दिलाई। वाह, जाबाजी और बुद्धिमानी का एक उत्कृष्ट नमूना पेश किया इंस्पेक्टर विनय ने। पुलिस वालों में भी अब धीरे धीरे जाबाजी का जज्बा जाग रहा है। लेकिन पुलिस स्टेशन में तुमने जो किया मुझे उससे कोई सरोकार नहीं इंस्पेक्टर विनय। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने अपने ऑफिसर के हुक्म उदूली करने का अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें सस्पेंड ठहरिए। इंस्पेक्टर विनय के जिस कारनामे के लिए तुम इन्हें सस्पेंड कर रहे हो, डीसीपी उसी के लिए हम उसकी पीठ ठोकने स्वयं यहाँ आए हैं। कमिश्नर साहब। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर विनय को शाबाशी दी। वेल डन इंस्पेक्टर, तुम जैसे जाबाज हमारे डिपार्टमेंट की नाक हैं। थैंक यू सर। लेकिन सर, इसने हुक्मुदली शट अप। जो काम इसने अंजाम दिया वो तुम्हारी हुक्मुदली से हजारों गुना बढ़कर है, इसलिए फॉरगेट योर ऑर्डर, ओके। कमिश्नर की डांट पर डीसीपी रंगनाथ जल भुनकर रह गया था। इसका कारण गहरा गहरा बहुत गहरा था। ना केवल हमारा प्लान ही फेल हुआ, बल्कि हमारे 4 विश्वसनीय साथी भी मारे गए, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ डीसीपी। अगर तुम इंस्पेक्टर विनय नामक अपने माथ हथ की नाक में नकेल डालकर रखते तो ऐसी नौबत हरगिज ना आई होती। मैंने आपके प्लान को सफल बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने सब गड़बड़ कर दिया। लेकिन आप चिंता ना कीजिए कैप्टन, मैं उस इंस्पेक्टर को इसका ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह मरने के बाद भी मुझे भूल नहीं पाएगा। अपने अगले मिशन की तैयारी करो कैप्टन। यह मेरा दावा है कि अब इंस्पेक्टर विनय तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। क्रोध की अधिकता से लाल नजर आ रहा था डीसीपी रंगनाथ का चेहरा। अपने ऑफिस में बैठा इंस्पेक्टर विनय अपनी कुर्सी से ऐसे उछला मानो उसकी कुर्सी शूलों की सेज बन गई हो। व्हाट? यू से जरा फिर से तो दोहराना। मेरे पास समय नहीं है इंस्पेक्टर, मेरा कत्ल होने वाला है। मेरे कातिल मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वे किसी भी क्षण मुझ तक पहुंचकर मुझे मार सकते हैं। मुझे बचा लो इंस्पेक्टर, मुझे बचा लो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि आप इस समय कहाँ से बोल रहे हैं। फिर उधर से जल्दी जल्दी पता बताया जाने लगा।
जिसे सुनकर एक पल भी वहां नहीं रुका इंस्पेक्टर विनय। बेंगलोर रोड पर स्थित कोठी नंबर 9 थी वह, जिसके सामने इंस्पेक्टर विनय की जीप के टायर चरमरा उठे थे। इसी कोठी में किसी का कत्ल होने जा रहा है, लेकिन ये कोठी तो एकदम सुनसान दिखती है। कोई दिख नहीं रहा। बचाओ! ओह, किसी के चीखने की आवाज। इसका मतलब यहां सचमुच कोई मुसीबत में है। लेकिन मेरे होते ऐसा नहीं होगा। गोली की रफ्तार से अंदर की तरफ भाग खड़ा हुआ इंस्पेक्टर विनय। जैसे ही वह मुख्य द्वार से कोठी के अंदर पहुंचा, ओह, ये फुटबॉल मेरी तरफ किसने फेंकी? चारों तरफ घोप अंधेरा है, सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ओह, चीख की आवाज एक बार फिर बचाओ दोबारा गूंजी। उस चीख ने इंस्पेक्टर विनय को अंधेरे में ही आगे बढ़ने के लिए विवश कर दिया। चीखने की आवाज बताती है कि घटनास्थल ज्यादा दूर नहीं है। मुझे इस अंधेरे में से होते हुए तुरंत ही वहां पहुंचना होगा। ओह, ये आवाज! अपने पीछे गूंजी हुई उस हल्की सी सरसराहट पर तेजी से घूमा इंस्पेक्टर विनय और फुर्ती से लपक ली अपनी तरफ बढ़ती वह बोतल। फुटबॉल की तरह इसे भी किसी ने मेरी तरफ फेंका है, मगर किसने? अभी सोच ही रहा था इंस्पेक्टर विनय की, ओह, फिर कोई चीज मेरी तरफ बढ़ रही है। और इस बार चाकू। कौन है ये जो मुझ पर ये चीजें फेंक रहा है, और आगे इसका मकसद क्या है? इसका मकसद मुझ पर हमला करना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह कोई भी चीज घातक तरीके से नहीं फेंक रहा। तो फिर ये सब क्यों? ओह, इस बार फिर कुछ मेरी तरफ आ रहा है। और इस बार यह कोई वस्तु नहीं बल्कि जीता जागता आदमी है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैरों में स्केट्स बंधे हो, जिनके सहारे वह मेरी तरफ बढ़ रहा है। इंस्पेक्टर विनय भी पूरी स्थिति को समझ भी नहीं पाया था कि वह व्यक्ति गेहूं के भरे बोरे की भांति उस पर आ गिरा। खच! इसी के साथ इंस्पेक्टर विनय के मुख से एक आह सी निकली। ओह नो, ये क्या हो गया? अ- मेरे हाथ में थमा चाकू इसके पेट में घुस गया। उफ! अचानक इंस्पेक्टर विनय को अपने से दूर होती उस हल्की सी आवाज ने बुरी तरह चौंका दिया। ये तो किसी बैरिंग से चलने वाली ट्रॉली की आवाज है, जो मुझसे दूर जा रही है। जरूर कोई उसे खींच रहा है। मुझे उसे पकड़ना चाहिए। आवाज की दिशा में बढ़ने की सोचता विनय कुछ न कर पाया, क्योंकि उससे पहले ही खट! रोशनी से जगमगा गया वह स्थान और हैरत से खुली की खुली रह गई इंस्पेक्टर विनय की आंखें। सर, आप यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर विनय, हम यहाँ अचानक इसलिए क्योंकि हमें एक गुमनाम कॉल द्वारा एक टिप मिली थी कि तुम यहाँ मुख्यमंत्री महोदय के पीए राम सेठी का कत्ल करने पहुंचे हुए हो। और यहाँ के हालात चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि वह टिप झूठी नहीं थी। तुम रामा सेठी का कत्ल करने में सफल हो गए हो इंस्पेक्टर विनय। अब जैसे इंस्पेक्टर विनय सोते से जागा, उसने हड़बड़ा कर रामा सेठी नामक उस व्यक्ति को पीछे ढकेल दिया। ये झूठ है सर, मैंने कत्ल नहीं किया है। था। अब तुम्हारे इनकार करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर मिस्टर विनय। हालात और सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि तुम कातिल हो, इसलिए यू आर अंडर अरेस्ट। डीसीपी ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर विनय के हाथ में हथकड़ी डाल दी। अविश्वास ही अविश्वास भरा हुआ था कमिश्नर के स्वर में। कानून का प्रहरी अपने डिपार्टमेंट की नाक और ना जाने क्या क्या हम समझते थे तुम्हें, लेकिन तुम कातिल निकले। उफ! बताओ इंस्पेक्टर विनय, तुमने यह कत्ल क्यों किया? इंस्पेक्टर विनय के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़े डीसीपी रंगनाथ। सर, आपके हर सवाल का जवाब रामा सेठी की यह डायरी देगी, जिसमें वे अपनी हर महत्वपूर्ण बातों को नोट करते थे। जून 10, 1995। मैं कल मंत्री महोदय से कहकर इंस्पेक्टर विनय के नाम एक शिकायत कमिश्नर ऑफ पुलिस को भिजवाऊंगा, क्योंकि इंस्पेक्टर विनय ने आज मुझे एक झूठे केस में फंसाकर मुझसे 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। उसने मुझे धमकी दी है कि अभी तो उसने मेरे केस को फाइल नहीं किया है, लेकिन अगर मैंने उसकी मांग नहीं मानी तो वो मुझे लंबी सजा दिलवाएगा। रामा सेठी। ओह नो! तुमने रामा सेठी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह हमारे सामने तुम्हारी पोल खोलने पर तुला हुआ था? बहुत अच्छा तरीका ढूंढा तुमने उसकी जुबान को हमेशा के लिए बंद करने का। ये सब झूठ है सर। सच बात तो यह है कि मैं रामा सेठी को जानता तक नहीं। मेरा यकीन मानिए सर, मुझे फंसाया जा रहा है। गरज उठे कमिश्नर। बकवास बंद करो। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और फिर भी तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो। हमें आज पता चला कि तुम पुलिस के नाम पर एक धब्बा हो। हम तुम्हें इसी समय निलंबित करके जेल भेजने का आदेश देते हैं। इसके स्टार और बेल्ट छीन कर इसे हवालात में बंद कर दो। उफ! अपनी बेबसी पर छटपटा कर रह गया इंस्पेक्टर विनय, जबकि डीसीपी रंगनाथ। हा 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 हा! देखा देखा कैप्टन, मेरी योजना का कमाल। इंस्पेक्टर विनय को मैंने न केवल बलि का बकरा बना दिया, बल्कि हलाल भी कर दिया। हा 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 हा! सचमुच सचमुच तुमने कमाल कर दिखाया रंगनाथ। मेरे इस कमाल से बढ़कर कमाल तो आपने किया है। मेरी अभी तक यह समझ में नहीं आया कि तुमने मुख्यमंत्री के पीए रामा सेठी को अपनी डायरी में इंस्पेक्टर विनय के खिलाफ नोट लिखने के लिए राजी कैसे कर लिया? क्या चक्कर चलाया था तुमने? कैप्टन के नकाब के पीछे छिपे चेहरे पर शैतानी मुस्कान ने डेरा जमा लिया। ये बात भूल जाओ डीसीपी, और सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारी योजना ठीक वैसे ही सफल हो गई जैसे तुम चाहते थे। ओह, यानी तुम इस राज को बताना नहीं चाहते? ओके, अब तुम इस शहर रूपी मैदान में अपने जुर्म के खेल को और भी जोरदार ढंग से खेलने की तैयारी करो, क्योंकि जो तुम्हारे इस खेल के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा हो सकता था, मैंने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
इंस्पेक्टर विनय, जिसने सैकड़ों अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, आज खुद एक अपराधी के रूप में सलाखों के पीछे था। मेरे पीछे पीछे डीसीपी का पहुंचना और कमिश्नर साहब के सामने उनका सिर्फ उन्हीं पहलुओं को उजागर करना जो मेरे खिलाफ थे, यह साबित करता है कि इस सारे षड्यंत्र के पीछे उनका हाथ है। मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसवाकर उन्होंने मुझे अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मुझे इस मामले में और भी बहुत से रहस्य छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे वह कौन था जो मुझ पर सामान फेंक रहा था, जिसने मुझे रामा सेठी बनकर फ़ोन किया। मुझे रामा सेठी स्केट्स के साथ चलता हुआ क्यों महसूस हुआ था? और सबसे बड़ी बात, जब रामा सेठी को मैं जानता ही नहीं तो उसने मेरे खिलाफ अपनी डायरी में नोट क्यों लिखा? इन सभी रहस्यों को सामने लाना असंभव ज़रूर है, लेकिन अगर मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना है तो इस असंभव को संभव करना होगा। लेकिन ऐसा मैं इन सलाखों के पीछे रहकर नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, और ये काम मैं अपनी ट्रांसमिट विधि से आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ से ट्रांसमिट होने के बाद पुलिसकर्मी खाली कोठरी देखेंगे तो हंगामा बच जाएगा, और फिर लोगों को ये जानने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं ही परमाणु हूँ। यह समस्या जटिल ज़रूर है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो इसे हल कर सकता हूँ। विनय ने जल्दी इस समस्या का हल सोच लिया और गश्त लगाते पुलिसकर्मी को अपने पास बुलाकर बोला, मैं कुछ समय के लिए आराम करना चाहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कहर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो अंतिम भाग में नहीं, दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।